कल कांग्रेस पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता लोकसभा में उन्होंने जो महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर वोट चोरी का आरोप हमारे ऊपर लगाया है, उसके ऊपर मैं एक जवाब देने के लिए उपस्थित हूं। लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन की बैठक की एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई दिल्ली में। राहुल गांधी जी ने अपने घर पे गठबंधन के तमाम नेताओं को भोजन पर बुलाया था, स्नेह भोजन पर बुलाया था। और उस बैठक में हमें और पूरे महाराष्ट्र को यह देख करके बहुत बड़ा झटका लगा कि मुंबई से पूरे परिवार के साथ उबाठा के प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे उस बैठक में शामिल होने गए थे, अपनी पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ। लेकिन उस बैठक में उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र को राहुल गांधी ने एकदम आखिर की पंक्ति में बैठाया। आखिर उद्धव ठाकरे कुर्सी के मोह में अपने आप को राहुल गांधी के सामने, कांग्रेस के सामने कितना झुकाएंगे, यह हमारा प्रश्न है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जब थे तब वो किसी के दरवाजे पे नहीं जाते थे, वो किसी के बैठक में आखिरी पंक्ति में नहीं बैठते थे, बल्कि मातोश्री में हिंदुस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता आया करते थे और उनसे संवाद किया करते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बाला साहब जी के विचारों को त्याग दिया। बाला साहब ने जिस हिंदुत्व के आधार पर शिवसेना की रचना की, गठन किया, शिवसेना का विकास किया, उस शिवसेना का विचार उन्होंने छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो मुख्यमंत्री बन सके। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए जो वैचारिक समझौता किया, उसका नतीजा यह है कि कांग्रेस वाले उनको कोई भाव नहीं देते। कांग्रेस वाले उनको हमेशा अपने दरवाजे पे एक भिखारी की तरह खड़ा किए रहते। और उद्धव ठाकरे भी हाथ में थाली लेकर के भीख मांगने के दृष्टिकोण से राहुल गांधी के दरवाजे पर जाकर खड़े होते। यह सब देख करके निश्चित तौर पर बाला साहब जी को बहुत बड़ी वेदना हो रही होगी। बाला साहब जी ने शिवसेना में और तमाम शिवसैनिकों को एक स्वाभिमान सिखलाया। लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि बाला साहब जी के रक्तों का वारिस होने का दावा करने वाले उद्धव ठाकरे ने वो सारा स्वाभिमान त्याग दिया है। यही वजह है कि आज वो न घर के न घाट के जैसी स्थिति में आ गए हैं। यही वजह है कि आज श्री उद्धव ठाकरे कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बना है, उस इंडिया गठबंधन में आखिरी पंक्ति में जाके बैठ गए हैं। यह सब महाराष्ट्र देख रहा है और महाराष्ट्र के मतदाता, खासकर शिवसेना के मतदाता, बाला साहब ठाकरे जी से प्रेम करने वाले जो मतदाता हैं, वो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे की इस फजीहत को देख करके बहुत तकलीफ में होंगे। उनको लगता होगा कि उद्धव ठाकरे ने अपने पद के लिए, अपने पोस्ट के लिए, एक मुख्यमंत्री की जवाबदारी लेने के लिए या फिर उनके सुपुत्र को राजनीतिक तौर पर स्थापित किया जाए, इसके मोह में आकर के उन्होंने कांग्रेस से जो गठबंधन किया, जो समझौता किया, वो निश्चित तौर पर एक पाप है और उस पाप की सजा कांग्रेस पार्टी उनको दे रही है। यह एक विषय हुआ। दूसरा विषय है, कल राहुल गांधी जी जब से महाराष्ट्र का चुनाव हारे हैं विधानसभा में, उनकी पार्टी जब से हारी है और उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र के इतिहास में, जो कांग्रेस का इतिहास है, उसमें अब तक का सबसे बुरा परफॉर्मेंस दिया है। सिर्फ 16 विधायक उनके आए। महाराष्ट्र के लगभग 21 जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस का एक भी आमदार, एक भी विधायक नहीं आया। इस हार का एक सिंहावलोकन करने के बजाय, इस हार के लिए अपने आप में झांकने के बजाय, इस हार की वजह क्या मतदाताओं से उनका जो संबंध है वो पूरी तरह से टूट गया है? क्या महाराष्ट्र के लोगों के साथ वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं? यह इसका विश्लेषण और मूल्यांकन करने के बजाय वो बार बार जब से हारे हैं तब से चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पे 2 तरह के आरोप लगाए। एक तो उन्होंने ये कहा कि चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी कर ली भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और हमारे साथ मिलकर। दूसरा आरोप उनका जो है वो यह है कि बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर महाराष्ट्र में बनाए गए।
हालांकि इसके लिए वो अलग अलग आंकड़े देते हैं। इसका मतलब वो खुद कन्विंस नहीं है कि सही आंकड़ा क्या है। अभी कल बोल रहे थे कि 40 लाख नए वोटर बनाएंगे महाराष्ट्र में। कभी कहते हैं 72 लाख नए वोटर थे, कभी कहते हैं 1 करोड़ नए वोटर थे। और जो नए वोटर थे सब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के वोटर थे। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने आंकड़ा सुनिश्चित कर लें। सबसे पहले यह तय कर लें कि सही आंकड़ा क्या है। आप इसलिए नहीं सही आंकड़ा दे पाते क्योंकि सही आंकड़ा है ही नहीं। जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले चुनाव आयोग यह अपील करता है, विज्ञापन छपवा करके, बड़े बड़े पूरे शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगा करके कि चुनाव का वक्त आ रहा है, आप सभी लोग नए वोटर को इनरोल करिए। या कोई वोटर अगर उसका पता ठिकाना बदल गया है तो एक फॉर्म का इस्तेमाल करके अपने सही ढंग से मतदार जो वोटर लिस्ट होती है उसमें अपने नाम डलवाइए। और इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से जो राज्य सरकार की मशीनरी होती है वो काम करती है। राज्य सरकार के अंदर एक मुख्य चुनाव कार्यालय होता है और उसके वो है हर प्रत्येक जिले में जो जिलाधिकारी होते हैं और जिलाधिकारी के नीचे के अधिकारी होते हैं उनको एक जवाबदारी दी जाती है। राज्य सरकारें बीएलओ अपॉइंट करती है। बीएलओ और बीएलए एक पॉलिटिकल पार्टियां अपॉइंट करती हैं और एक राज्य सरकार अपॉइंट करती है। इनका काम यह है कि बूथ लेवल पर जो हमारी लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, उसको चेक किया जाए और अगर उस वोटर लिस्ट पे अगर कुछ गलत नाम आ गए हैं, फर्जी नाम आ गए तो उसको डिलीट कराया जाए और उन बूथों में रहने वाले जो वोटर हैं उनके नाम ऐड किए जाए अगर उनके नाम वहां पे नहीं है तो। इसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के बीएलए एक्टिव होते हैं। कांग्रेस के भी एक्टिव है, कांग्रेस को भी बोला गया था, बीजेपी के भी एक्टिव थे, शिवसेना के भी एक्टिव थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी, तमाम पार्टियों के बीएलए एक्टिव होते हैं और वो अपने अपने लोगों के अपने अपनी पार्टी के जो फॉलोअर्स होते हैं जो संभवतः वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं है उनके नाम इंक्लूड कराते हैं। ऐसे में ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने या हम लोगों ने मिलकर के एक फर्जी तरीके से 72 लाख या 40 लाख या 1 करोड़ वोटर ऐड कर दिए, ये सरासर बकवास है। इसलिए बकवास है क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होती है। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता शामिल होते हैं और वो अपने अपने क्षेत्र में वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने का काम, वोटरों का नाम ऐड करने का काम करते हैं। तो राहुल गांधी जी का ये आरोप बेबुनियाद है। अब जब महाराष्ट्र के ऊपर जब उन्हें इतने बड़े आरोप लगाए तो बोला कि मैं एटम बम फोड़ने जा रहा हूं, वोट चोरी किया बीजेपी ने। तो कल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस महाराष्ट्र के मतदाताओं को उन्होंने इतना बदनाम किया, कल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के वोटरों का कोई विश्लेषण नहीं था। महाराष्ट्र में कौन से नए वोटर जोड़े गए, कहां नए जोड़े गए, इस पर किसी प्रकार का कोई विश्लेषण नहीं। वो चले कहां गए? वो चले गए कर्नाटका। उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में जहां हमको 16 सीटें जीत सकते थे, इन्होंने चूंकि वोटों की चोरी की बीजेपी ने, इसलिए 9 सीटें जीत पाए। अब इसके लिए उन्हें बेंगलोर सेंट्रल का एक विधानसभा सीट के संदर्भ में, महादेवपुरा विधानसभा सीट के संदर्भ में एक विश्लेषण पेश किया और बताया कि यहां 1 लाख फर्जी वोटर जोड़े गए, हालांकि सिर्फ 40,000 वोटरों के बारे में वो बता पाए। अब मेरा प्रश्न यह है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती थी, उनकी सरकार है, और वोटर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है जिसमें बीएलए अपॉइंट किए जाते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एक्टिवेट किया जाता है, वो सारी प्रक्रिया राज्य सरकार की मशीनरी हैंडल करती है। राज्य सरकार के अंदर काम करने वाले जो जिलाधिकारी या कलेक्टर हैं या उनके नीचे जो तहसील अधिकारी या डिप्टी कलेक्टर है, वो लोग हैंडल करते हैं। हमारे यहां जैसे बीएमसी के अधिकारी हैंडल करते हैं। तो पूरी सरकार तो आपकी थी, आपके सरकार के अधिकारी कर्मचारी वोटर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में शामिल थे, और ऐसे में अगर आपके हिसाब से, इसका हमको विश्वास नहीं है, लेकिन अगर आपके हिसाब से फर्जी वोटर रजिस्टर हो गए तो इसके लिए आपकी राज्य सरकार जिम्मेदार है और आपके राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार है। तो सबसे पहले तो आप उनसे सवाल पूछिए। सरकार अगर कांग्रेस की है तो बीजेपी कैसे एक साजिश करके नए वोटर फर्जी तरीके से रजिस्टर करा देगी? यह एक बड़ा प्रश्न। तो वोटर रजिस्ट्रेशन में कोई घोटाला हो रहा है, स्कैम हो रहा है, हम इसको सरासर रिजेक्ट करते हैं
और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि कृपया करके इस प्रकार के ऊल जलूल और बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय आपका मतदाताओं से जो संबंध टूट रहा है उस संबंध को कैसे बरकरार किया जाए, फिर से कैसे कनेक्ट किया जाए, इसके ऊपर फोकस करेंगे तो बड़ी मेहरबानी। हमारे पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी ने कल ही जो वोट चोरी का इन्होंने आरोप लगाया उसको साफ साफ कहा कि ये एकदम से निराधार मामला है, और बार बार ये कहना कि वोटों की चोरी हुई और फर्जी तरीके से बीजेपी शिवसेना या महायुति जीती है, मुझे लगता है उस जनादेश का अपमान है। आप सबको याद होगा, पूरे महाराष्ट्र पूरे देश को याद होगा कि 2024 के नवंबर महीने में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस चुनाव का नेतृत्व उस समय के मुख्यमंत्री और हम सबके मुख्य नेता, हमारी पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी कर रहे थे, और शिंदे जी के नेतृत्व में 235 सीटें महायुति की आई। उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो लाडकी बहन योजना का योगदान। लाडकी बहन योजना के माध्यम से लगभग 2-2.5 करोड़ महिलाओं को हम लोगों ने मदद की, और उन बहनों ने शिंदे जी जैसे अपने भाई के लिए रास्ते पे निकल करके बड़ी बड़ी लंबी कतार लगा करके हमको जबरदस्त वोटिंग किया, और यहां पर कांग्रेस पार्टी फिसल गई। क्यों फिसली? क्योंकि जब ये बहनों को मदद करने वाली योजना हम शुरू कर रहे थे तब यही कांग्रेस वाले विरोध कर रहे थे, उबाठा वाले विरोध कर रहे थे, शरद पवार जी भी दबे शब्दों में विरोध कर रहे थे, और तीनों जो अपोजिशन की पार्टियां थी बार बार क्या कह रही थी कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस लाडकी बहन योजना बंद कर देंगे। और मुझे लगता है, मेरा आरोप है और मेरा विश्लेषण है कि लाडकी बहन योजना का विरोध करने का जो उनका कैंपेन था और जो बार बार तरह तरह के उनके नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे थे, उसका बदला, उसका प्रतिशोध लिया महाराष्ट्र की लाडकी बहनों ने, और उन लोगों ने हम सबको, हमारे 235 विधायकों को जिताया। और इस जीत में अगर किसी का योगदान है तो महाराष्ट्र की हमारी तमाम बहनों का योगदान है। तो इसे आप ये नहीं कह सकते कि नए वोटर फर्जी तरीके से जोड़ करके बीजेपी या शिवसेना या महायुति महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जीती। दूसरा आरोप जो उन्होंने महाराष्ट्र के संदर्भ में लगाया था, चुनाव के संदर्भ में, वो मैं याद करके बताना चाहूंगा आपको। वो आरोप ये था इनका कि ये जो नए वोटर, जो उनका आरोप है कि जो नए वोटर 72 लाख या 40 लाख बनाए गए हैं, उन सब लोगों ने आखिर में 5:30 बजे के आसपास जबरदस्त तरीके से वोटिंग की, यानी 5:30 के बाद वोटिंग परसेंटेज अचानक बढ़ जाता, ऐसा आरोप लगाया, और इसका फायदा बीजेपी को या शिवसेना को या महायुति को हुआ, ऐसा उनका आरोप है। पहला प्रश्न तो यह है कि जब 5:30 बजे के आसपास वोटिंग बढ़ रहा था, सबसे पहले तो ये नॉर्मल सी बात है। हमारे देश में जहां लोकतंत्र को लागू हुए आज लगभग 70-75 साल होने को है, अभी भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे मतदाताओं में इतना उत्साह वोटिंग के दिन नहीं होता। तभी वो 50%, 60% के आसपास वोटिंग होते हैं। कई ऐसे मतदाता होते हैं जो सुबह सुबह या दोपहर में वोट न देके शाम को बड़े पैमाने पर निकलते हैं। इसलिए अक्सर 5 बजे के आसपास आप देखते होंगे कि हर बूथ पर एक लंबी कतार लग जाती है, और चुनाव आयोग का एक ऐसा निर्देश है कि 5:30 से पहले या जब तक भी मतदान का एक वक्त तय किया गया, उससे पहले जितने लोग भी लाइन में लगे हैं उन सबको वोटिंग करने का अधिकार होना चाहिए, भले ही रात को 9 या 10 बज जाए। और इसलिए आखिर में बूथों पे बड़े पैमाने पर लोगों की हुजूम, मतदाताओं की हुजूम बढ़ जाती है, और वोटिंग परसेंटेज हमेशा हमारे देश में शाम को ही बढ़ती है। फिर भी अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चूंकि 5:30 बजे के आसपास वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ गया और इसका नाजायज फायदा बीजेपी को और महायुति को हुआ, और तो इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण पेश किया। हालांकि कल वो नहीं बोले, कल क्यों नहीं बोले? क्योंकि इसका जवाब उनको मिल गया था। एक उदाहरण ने पेश किया, नागपुर के पास, नागपुर शहर के बगल में एक सीट है कामठी, वहां पे उस कामठी सीट पे वोटिंग परसेंटेज 5:30 बजे के बाद 12-15% बढ़ा था। तो देखो जी, ये बढ़ गया था, इसलिए यहां बीजेपी जीत गई और बीजेपी को फायदा हुआ। अब इसका जो जवाब है बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है, और मुझे लगता है ये एक स्टार्टलिंग फैक्ट है, एक ज्वलंत तथ्य है ये।
वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से कामठी में बीजेपी तो जीत गई, जिसका वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये फर्जी है। हालांकि मेरा ऐसा नहीं मानना, हम ऐसा नहीं मानते। फिर भी अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से ही भारतीय जनता पार्टी को या महायुति को बहुत जबरदस्त फायदा हुआ, तो 3 ऐसी सीटें भी हैं जहां बड़े पैमाने पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ी थी। एक सीट है माढ़ा, पश्चिम महाराष्ट्र। माढ़ा में वोटिंग परसेंटेज लगभग 18% बढ़ गया था। 18% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, लेकिन वहां बीजेपी नहीं जीती, वहां जीती थी शरद पवार जी की पार्टी का उम्मीदवार। एनसीपी जीती शरद पवार जी की और उनका उम्मीदवार जीता था। इसी तरीके से जहां 18% वोट बढ़ता है वहां बीजेपी नहीं जीतती है, शरद पवार जी का उम्मीदवार जीतता है। इसी तरीके से वणी में 13% वोट 5:30 बजे के बाद बढ़ते हैं, लेकिन वहां बीजेपी नहीं जीतती है, वहां उबाठा यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी का उम्मीदवार जीतता है। इसी तरह से श्रीरामपुर चलिए, यहां अहमदनगर के पास जो एक सीट है, श्रीरामपुर में 5:30 बजे के बाद 12% वोट बढ़ जाते हैं। तो राहुल गांधी का जो आरोप है और जो उनका जो संशय है, उसके हिसाब से यहां भी बीजेपी को जीतनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे कांग्रेस जीतती है। मतलब जो आखिर के वक्त में जो वोटिंग बढ़ते हैं वो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के वोट बढ़े या बीजेपी का वोट बढ़ा, यह आरोप सरासर निराधार है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यह सारा का सारा जो फैक्ट्स है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से, खासकर मुख्यमंत्री जी की तरफ से 2 महीने पहले पेश किया गया था। आज तक इसका जवाब राहुल गांधी जी या उनके कांग्रेस के लोगों ने, या जो भी उनके वोटिंग पैटर्न के विश्लेषक हैं, उन्हें आज तक नहीं दिया है। और कल जब वोट चोरी के लिए वो एटम बम फोड़ रहे थे, तब उस एटम बम फोड़ने में इसका कोई जवाब नहीं आया। मतलब न तो नए वोटर बड़े पैमाने पे बढ़े, उसके पीछे कोई साजिश है, और न ही 5:30 बजे शाम के बाद अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं तो उसके पीछे महायुति की या बीजेपी की या शिवसेना की कोई साजिश है। ये हम साफ साफ कहना चाहते हैं। मैं बताना चाहूंगा राहुल गांधी जी से और कांग्रेस के तमाम साथियों को यह कहना चाहूंगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हर चुनाव में हार के बाद आप या तो चुनाव आयोग को आरोप लगाते हैं, या आप कहते हैं ईवीएम में बहुत भारी घोटाला हुआ है, या आप कहते हैं कि वोटर लिस्ट में नए वोटर जोड़ दिए गए, इसकी वजह से सत्तारूढ़ पक्ष को या बीजेपी को फायदा हो गया, महायुति को फायदा होगा। कहीं पर यह भी कहा जाता है कि ठीक चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर जो वोटरों के जो नाम थे वोटर लिस्ट में, उसको गलत तरीके से डिलीट कर दिया गया, उसका नाजायज फायदा उठाया बीजेपी ने या सत्तारूढ़ दल ने। ये सारे आरोप सरासर निराधार हैं। सच ये है कि राहुल गांधी जी और हमारे कांग्रेस के तमाम साथी, आप जो ये आरोप लगाते हैं बार बार, इससे आप देश के जनादेश का अपमान करते हैं। आप जब लोकसभा चुनाव में जीतते हैं तब चुनाव आयोग अच्छा रहता है, तब चुनाव में कोई धांधली नहीं होती। जब कर्नाटक में चुनाव जीतते हैं तब चुनाव आयोग अच्छा है, कोई धांधली नहीं हुई। जब हिमाचल में आप चुनाव जीतते हैं तब कोई धांधली नहीं होती, चुनाव आयोग ने कोई घोटाला नहीं किया, आप ऐसा मानते हैं। लेकिन जब हरियाणा में हार जाते हैं और जब महाराष्ट्र में हार जाते हैं, तब आप आरोप लगाते हैं कि साहब चुनाव आयोग ने घोटाला किया और हमें एक साजिश के तहत हराया गया। यह जो एक कुंठा है, उस कुंठा से बाहर निकलिए। और सच यह है कि आप मतदाताओं से जो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उस डिस्कनेक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। यह और कुछ नहीं, आप मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। हमारे नेता, हमारे पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी ने कल ही इस विषय के ऊपर एक बहुत विस्तृत बयान जारी किया और उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं और बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है, इसके पीछे एक ही कारण है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और वो चुनाव हारने वाले हैं, तो हारने से पहले उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। जैसे ही बिहार चुनाव हारेंगे वो कहेंगे कि इसमें चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद की और कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला हुआ। लेकिन मैं उनको बता देना चाहूंगा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक रूप से स्थापित संस्था है
एक स्वायत्त संस्था है। इसके कामकाज में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी सरकारें नहीं कर सकती। हाँ, इससे पहले जो चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, उनसे कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा अभिन्न संबंध था। इसके दो सबूत मैं आपके सामने रख सकता हूं। टीएन शेषन जी, जिन्होंने बिहार पूरे देश में चुनाव की प्रक्रिया में एक जबरदस्त सुधार लाया, उनको हम सलाम करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा सुधार लाया और उन्होंने ही ये वोटर आईडी वगैरह और इस प्रकार से एक व्यवस्था की, और उन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वगैरह के बारे में एक काम किया, जिसकी वजह से चुनाव प्रक्रिया में सुधार आया। लेकिन यही टीएन शेषन जी कभी राहुल गांधी जी के साथ काम करते थे, श्री राजीव गांधी जी के साथ काम करते थे, और एक समय ऐसा आया कि कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया गांधीनगर से श्री लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ। वो चुनाव हार गए, ये दूसरी बात है। बिल्कुल इसी तरीके से एक चुनाव आयुक्त थे, कल हमारे पार्टी के मुख्य नेता ने याद दिलाया कि एक चुनाव आयुक्त थे श्री मनमोहन से एमएस गिल, डॉक्टर एमएस गिल, वो मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। ये वही मुख्य एमएस गिल साहब हैं। जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो उन्होंने बाला साहब जी का मतदान का अधिकार रद्द किया था, और उसका जो एक क्या बोलते कॉम्पनसेशन कहिए, या उसके लिए जो इनाम के स्वरूप में कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यसभा में रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में भेजा, और न सिर्फ राज्यसभा में भेजा बल्कि उनको मंत्री भी बनाया। तो चुनाव आयुक्तों के साथ राजनीतिक तौर पर आपके कितने संबंध हैं और किस तरह से आपने हम समय समय प्रभावित किया, इसके 2-3 सबूत सामने हैं। लेकिन आज की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो चुनाव आयोग के कामकाज में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी न करती है और न कर सकती है, क्योंकि यह एक स्वायत्त संस्था है। दर्शक रैपिडो को लेकर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक, किसके लोग? हाँ, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक, जिन्होंने रैपिडो बाइक टैक्सी को लेकर इलीगल चलन को लेकर पहले उन पर कार्रवाई की, और कल वो एक रैपिडो स्पॉन्सर्ड इवेंट में पहुंचे जो उनके बेटे से जुड़ा हुआ था। इसको लेकर हम सियासत गरमा रही है कि एक और उसका विरोध कर रहे बाइक टैक्सी का, दूसरी ओर किसी के कंपनी के प्रोग्राम में जाना है। बाइक टैक्सी एक नया प्रयोग है पूरी दुनिया में। दुनिया के कई देशों में ये 2 व्हीलर के जरिए हम एक यातायात का एक नया और सस्ता साधन उपलब्ध कराते हैं, और ऐसे बाइक टैक्सी को पूरी तरह से बंद तो नहीं कर सकते, उसको पूरी तरह से ऑपरेट करने से रोक नहीं सकते आप, क्योंकि यह आने वाले दिनों का एक नया प्रयोग। और ऐसे में अगर इसमें कुछ सुधार लाने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए अगर हमारे परिवहन मंत्री ने कोई बयान दिया, इसका मतलब वो इस प्रकार के ऑपरेटर्स के एकदम से खिलाफ है, मैं ऐसा नहीं मानता। और ऐसे ऑपरेटर अगर हमारे परिवहन मंत्री को अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके मंत्रालय से जुड़ा हुआ विषय है, और ऐसे कार्यक्रम में वो जा सकते और जाना चाहिए। अब इस बाइक टैक्सी वाली कंपनी का किससे क्या संबंध है, इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, और चूंकि जानकारी नहीं, इसलिए इस पर मैं कुछ अधिकृत तौर पर नहीं बोल सकता। उद्धव ठाकरे दिल्ली दौरे पर थे, आज वो दोबारा से वही आ रहे हैं। इसके पहले एक नाथ शिंदे भी जो है वो दिल्ली दौरे पर थे। कल उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जब उनसे सवाल पूछा गया एक नाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर, तो उन्होंने कहा वो अपने मालिक से एक नाथ शिंदे को लेकर उन्होंने टिप्पणी की। दूसरी बात उन्होंने ये की कि जो वीवीपैट हटाया गया है चुनाव की ओर से, जो आने वाले चुनाव होने वाले हैं उसमें वीवीपैट को हटा दिया गया। इसके ऊपर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है, और इससे बढ़िया है कि सीधा चुनाव की जो नतीजे है वो डिक्लेयर कर देनी चाहिए। सबसे पहली बात कि हाँ, हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी दिल्ली गए थे, सपरिवार गए थे, और उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। राज्यों के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री अपने देश के, खासकर एनडीए के प्रधानमंत्री से मिलते रहे और मिलते रहना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का गाइडेंस लेते रहना चाहिए, क्योंकि हम सब उस एनडीए का हिस्सा है जिसका एक हिस्सा महाराष्ट्र में सरकार चला रहा है, दूसरा हिस्सा, बड़ा हिस्सा देश में सरकार चला रहा है। इसमें कोई गुनाह नहीं। अपने गृह मंत्री से मिलना, देश के गृह मंत्री से मिलना, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आप जब दिल्ली गए तो किससे मिलने गए?
उन लोगों से मिलने गए जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं, जो सनातन धर्म को आतंकवादी धर्म कहते हैं। आप उस राहुल गांधी के स्नेह भोजन में हिस्सा लेने जाते हैं जो सदा स्वतंत्र वीर सावरकर की आलोचना करते हैं, उनको गद्दार कहते हैं। तो उद्धव ठाकरे जी, आपने जो हिंदुत्व विरोधी लोग हैं उनके साथ गठबंधन करके उनके दरवाजे पर एक भिखारी की तरह खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं, यह ज्यादा शर्मनाक है। जबकि श्री एकनाथ शिंदे जी अपने एनडीए गठबंधन के जो मुख्य नेता हैं उनसे मिलने जा रहे हैं और उसमें मिलने में कोई गुनाह नहीं है, वह तो एक प्रकार की राजनीतिक शिष्टाचार है। लेकिन आप जो कर रहे हैं, आप एक राजनीतिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पहले बाला साहब जी के साथ गद्दारी की आपने, हिंदुत्व के विचारधारा को छोड़ा और हिंदुत्व विरोधी जो कांग्रेस पार्टी है उस पार्टी के साथ गठबंधन किया, और अब ऐसे हिंदुत्व विरोधी और सनातन विरोधी कांग्रेस वालों की बैठक में उनके भोजन पे जाकर के आखिरी पंक्ति में आ बैठते हैं। यह आपका अपमान है। यह सब देख करके निश्चित तौर पर बाला साहब जी को एक जबरदस्त वेदना हो रही होगी। बाला साहब जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में थे। बाला साहब जी कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से हाथ मिलाने से पहले मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। वो कांग्रेस वालों को कितनी गाली देते थे, उनके बारे में कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। अगर मैं इस्तेमाल करूंगा अभी तो आपको बीप का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, इसलिए उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। ऐसे कांग्रेस विरोधी बाला साहब जी के सुपुत्र और जो दावा करते हैं कि उनके रक्तों का वारिस मैं हूं, वो उन कांग्रेस वालों के साथ जाके हाथ मिला रहे हैं, उनका भोजन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा शर्मनाक तथ्य है। क्योंकि महाविकास अघाड़ी तो महाराष्ट्र में कब के खत्म हो चुकी है। अभी महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में जब कॉरपोरेशन के चुनाव आएंगे और स्थानीय निकायों के चुनाव जब होंगे तो उन चुनावों में आपको साफ साफ दिख जाएगा, एक इधर गिरा, एक उधर गिरा, एक इधर गिरा। उबाठा ने बार बार घोषणा की है कि वो अपनी ताकत पे लड़ेंगे, स्थानीय निकायों के चुनाव में वो हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरा, कांग्रेस ने भी कहा है कि वो शिवसेना उबाठा के साथ किसी प्रकार का गठबंधन नहीं करेगी। शरद पवार जी भी अपने एक मौके की तलाश में लगे हुए। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जो उबाठा वाले, कांग्रेस वाले बार बार ऑपरेशन सिंदूर के विरोध में वक्तव्य जारी करते हैं, उनकी ही पार्टी के लोग ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में निकलते हैं। सुप्रिया सुले ने, जो एनसीपी की अध्यक्षा है महाराष्ट्र की, उन्होंने जिस प्रकार से लोकसभा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार की और ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की, प्रशंसा की और इसके माध्यम से भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सामने अपनी सलामी पेश की, वो निश्चित तौर पर एक सराहनीय कदम है। लेकिन उनके ठीक बगल में बैठे कांग्रेस वाले इन सब चीजों से सहमत नहीं है। तो महाविकास अघाड़ी उसी तरीके से, जो एक और शिवसेना की महिला सांसद है, वो जिस तरीके से गई ये विदेशी प्रतिनिधि विदेशों में गई, जो एक भारतीय सांसदों के शिष्टमंडल में, उन्होंने भी बार बार एक ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की तारीफ की। जबकि उनकी पार्टी के जो एक प्रवक्ता हैं, जो भांडुप के भूंगा हैं, वो बार बार ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जहर उगलते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर एक तो महाविकास अघाड़ी में बिखराव है और दूसरा, महाविकास अघाड़ी के पार्टियों के अंदर भी कई मुद्दों के ऊपर सहमति नहीं है। तो ये पूरा का पूरा गठबंधन बिखरा हुआ गठबंधन है और ये गठबंधन स्थानीय निकाय चुनाव आते आते पूरी तरह से बिखर जाएगा, ऐसा हमारा अनुमान है। मैं इस पे बहुत विस्तार से बोल चुका हूं, चाहे तो आप किसी और से ले लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं एक ब्रीफ में समझा सकता हूं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हारने के बाद, जिसमें कांग्रेस पार्टी को अब तक की सबसे खराब मतलब एक तरह से जीत मिली थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन था, सिर्फ 16 विधायक मिले थे। महाराष्ट्र के लगभग 21 जिलों से कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं आया। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो सही राजनीतिक प्रक्रिया है, उसके तहत कहीं न कहीं आत्मालोचन करने की आवश्यकता
थी, सिंहावलोकन करने की आवश्यकता थी। हार के बाद हमको अपना विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर क्या हुआ, मतदाता क्यों इतने नाराज रहे। लेकिन आत्मालोचन करने के बजाय, सिंहावलोकन करने के बजाय, अपना आत्मविश्लेषण करने के बजाय उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया और चुनाव की प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताया और बताया कि 5:30 बजे के बाद जो वोट हुए वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारे फर्जी वोट हुए थे। इसके लिए उन्होंने एक तर्क भी रखा था और उन्हें बताया कि जो वोटर लिस्ट बनाए गए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच, कभी उन्हें कहा कि 40 लाख नए वोटर जोड़े गए, कभी उन्हें कहा 72 लाख नए वोटर जोड़े गए, कभी वो कहते हैं 1 करोड़ से ज्यादा नए वोटर जोड़े गए। सही आंकड़ा क्या है आज तक उन्हें बोला ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई सही आंकड़ा है नहीं। फर्जी तरीके से कोई वोटर नहीं जुड़े हैं। जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कहीं पर चुनाव की घोषणा होती है, तो यह चुनाव आयोग पूरे देश में जहां जहां चुनाव है वहां पर बड़े पैमाने पर अपील जारी करता है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को कहता है कि अगर आप वोटर नहीं है, अगर आपका कोई आदमी वोटर नहीं है, कोई कार्यकर्ता वोटर नहीं है, तो वोटर बनिए, वोट डालिए। इसके लिए बीएलए और बीएलओ की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत सरकार की तरफ से एक बूथ वाइज काम करने वाला एक कर्मचारी होता है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से एक बूथ वाइज काम करने वाला एक कार्यकर्ता, वो सब मिलकर के वोटर बनाते हैं। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ सामने खुला मैदान होता है, जितने वोटर बनाना है बनाए, और इसी के तहत वोटर बढ़ते, वो फर्जी नहीं होते, वो महाराष्ट्र के जेन्युइन वोटर। इसीलिए हमारी पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि अब जो आप चुनाव हारने के बाद बार बार कहते हैं कि वो फर्जी वोटर है या फिर वो जनादेश गलत है, वो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के मतदाताओं का अपमान है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में 2024 में पूरा विधानसभा चुनाव महायुति लड़ा और उसके बाद 235 सीटें मिली। उसमें जो सबसे बड़ा योगदान था वो लाडकी बहन योजना से जिन महिलाओं का योगदान था, हमारी बहनों का। लगभग 2.5 करोड़ बहनों को हमने उस योजना का लाभ दिलाया था और एकदम जमीन पर उतर करके लाभ दिलाया था। उसका लाभ उन महिलाओं को मिला और उसके बाद उन महिलाओं ने जबरदस्त तरीके से मतदान किया। दूसरी बात, कांग्रेस ने, उबाठा ने, थोड़े हद तक शरद पवार जी ने भी इस लाडकी बहन योजना के खिलाफ बोलते रहे, बोले यहां तक बोलते कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस योजना को बंद कर देंगे। जिसके रिएक्शन में इन बहनों ने कांग्रेस से, उबाठा से और शरद पवार की पार्टी से बदला लिया, जिसकी वजह से इतना खराब मतदान। दूसरा, उन्होंने कहा 5:30 बजे के बाद जो मतदान बढ़ा उसका नाजायज फायदा बीजेपी को मिला और इसके लिए राहुल गांधी ने कहा था कि कामठी में जहां 12-15% वोट सीट्स ठीक 5:30 बजे के बाद पड़ते हैं, वहां बीजेपी जीत गई थी। देखो मेरा आरोप सही है, लेकिन वो ये बताना भूल गए, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी एक बार ये जानकारी जारी की थी और महाराष्ट्र सरकार ने भी यह जानकारी दी है कि इसी तरीके से 3-4 ऐसी सीटें हैं जहां पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था 5:30 बजे के बाद, लेकिन वहां क्या भारतीय जनता पार्टी जीती थी? उसका जवाब सुनिए। माढ़ा, जो पश्चिम महाराष्ट्र की एक विधानसभा सीट है, वहां पे 5:30 बजे के बाद जो जबरदस्त वोटिंग हुई उसमें 18% वोट लास्ट मोमेंट पे बढ़ा, लेकिन वहां बीजेपी नहीं जीती, वहां एनसीपी शरद पवार का उम्मीदवार जीता। इसी तरीके से वणी में 5:30 बजे के बाद अप्रत्याशित तरीके से वोटिंग होती है और वहां पे 13% वोट बढ़ जाते हैं, लेकिन वहां बीजेपी नहीं जीतती, उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार जीतता है। उसके बाद आइए श्रीरामपुर, अहमदनगर वाली सीट, वहां पर भी जो अहिल्यानगर हम जिसको कहते हैं, अहिल्याबाई नगर हम जिसको बोलते हैं, श्रीरामपुर में भी 5:30 बजे के बाद 12% वोट बढ़ जाता है अचानक, और वहां पर भी बीजेपी नहीं जीतती है, वहां कांग्रेस जीतती है। होता क्या है कि हमारे देश में दिन भर जो हमारे मतदार हैं वो आराम करने के मूड में रहते हैं, जो एकदम से कमिटेड वोटर है वो बेचारे सुबह निकलते हैं, दोपहर में जाते हैं, दोपहर में वैसे ही वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम हो जाता है, शाम को उनको याद आता है कि मैंने वोट नहीं डाला, वोट जाके डालना, या फिर उनको उनके कार्यकर्ता बोलते हैं या फिर उनको कोई रिश्तेदार बोलता है, उनके पिताजी बोलते जाओ वोट डाल के आओ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो अक्सर पोलिंग बूथ पे शाम को 5 बजे के आसपास लंबी लंबी कतारें लग जाती है, यह पूरे देश में देखा गया है और चुनाव आयोग ने ऐसा निर्देश दिया है कि 5 बजे से पहले जो भी चुनाव का टाइम है, मतदान का टाइम है खत्म होने का, उससे पहले जो भी लोग लाइन में लगे उनको तब तक वोट डालने दीजिए जब तक उन सबका वोट नहीं होता। मतलब कभी कभी 8, 9, 10 बज जाते हैं, इसीलिए शाम को वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। लेकिन राहुल गांधी जी के दिमाग में किसी ने ये गलत चीज डाल दी है, जिसकी वजह से बार बार बोल रहे हैं
कि 5:30 बजे के बाद जो वोट बढ़ा उसका नाजायज फायदा बीजेपी के ऊपर। कमाल की बात यह है कि कल जो उन्हें वोट चोरी करने के लिए वोट चोरी का आरोप लगाते बोला था कि मैं एटम बम फोड़ूंगा, उस एटम बम में महाराष्ट्र के इस ट्रेंड का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने पहले कामठी की बात कही थी, जब उनको जवाब दिया गया तो आज इन सारी बातों का कोई जवाब वो नहीं दे पाए। दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई यह आरोप लगाते हैं, लेकिन वो जो आंकड़ा लेके आए वो कर्नाटक का लेके आए कि कर्नाटक में गलत तरीके से वोटर रजिस्टर हुए। अब मैं बता देना चाहूंगा राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के तमाम साथियों को कि वोटर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है हर प्रदेश में वहां के राज्य सरकार की मशीनरी करती है। एक मुख्य चुनाव अधिकारी होता है और वह अलग अलग जिलों में जिलाधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट करता है। उनको ही मतदान जो वोटर होते हैं रजिस्ट्रेशन की जवाबदारी दी जाती है। वही लोग बीएलओ बनाते हैं। उन्हीं लोगों के नीचे के जो कर्मचारी होते हैं तहसीलदार के स्तर पे या बीएमसी कॉर्पोरेशन के ऑफिसर जो होते हैं कर्मचारी होते हैं, उन लोगों को जवाबदारी दी जाती है। वो बूथ वाइज जाकर के वोटर रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं। मतलब अगर कर्नाटक में आप कह रहे हैं कि बेंगलोर सेंट्रल में एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा में 1 लाख नए वोटर फर्जी वोटर बनाए गए, जो आपका आरोप है, जिसमें उससे 40,000 वोटरों के बारे में कोई आंकड़ा पेश कर पा रहे हैं, तो इसके लिए अगर कोई जवाबदार, अगर सचमुच फर्जी है तो इसके लिए कोई जवाबदार है तो वहां की राज्य सरकार, उसके कर्मचारी जवाबदार है। और वहां पर सरकार आपकी है, कांग्रेस की सरकार है। लोकसभा विधानसभा में आप जीते थे, तो आप जो बार बार ये दुख व्यक्त कर रहे हैं कि हमको 16 सीटें मिलनी थी लोकसभा में लेकिन 9 सीटें ही मिली और इसके लिए जो फर्जी वोटर है वो जवाबदार है, सच ये नहीं है। सच ये है कि फिर से हिंदुस्तान में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तीसरी बार, यह जनादेश कर्नाटक ने दिया। तो विधानसभा में आपको बोला साहब आज तो सरकार बना लो आप, लेकिन लोकसभा में आपको हम वोट नहीं देंगे ज्यादा, क्योंकि हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। कारण यह था। तो इस कारण को समझने के बजाय पूरे वोटिंग प्रक्रिया पे जो दोष देने का एक नया ट्रेंड राहुल गांधी जी ने शुरू किया, इसकी वजह से वो खुद मार खाएंगे। इसकी वजह से खुद मतदाता उनके खिलाफ आने वाले चुनाव में और भी भयंकर तरीके से वोट देंगे। मेरे ख्याल से तुमको जो कहते वो भी कर दिया। अब एक जो आप आलोक से सुनेंगे उद्धव ठाकरे जी के बारे में। इंडिया गठबंधन की 2-3 दिनों से बैठक चल रही है दिल्ली में, और इसमें शामिल होने के लिए उबाठा के प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे जी पूरे परिवार के साथ दिल्ली गए, अपनी पत्नी के साथ, पुत्र के साथ और अपने पीए के साथ भी गए और बड़े जोश में थे। लेकिन कल जो बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, उसमें पूरे महाराष्ट्र ने देखा कि उद्धव ठाकरे और उनके चिरंजीव श्री आदित्य ठाकरे को एकदम आखिर की पंक्ति में बैठा दिया गया। जब बाला साहब जी थे, हम सबके वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, तब वो किसी के दरवाजे पर नहीं जाते थे और वो किसी मीटिंग में जाकर के आखिरी पंक्ति में नहीं बैठते थे। उनको बैठाने की किसी को हिम्मत भी नहीं थी। लोग मातोश्री आया करते थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता मातोश्री आया करते थे। लेकिन आज उद्धव ठाकरे जी की ऐसी दुर्गति हो गई है, उन्होंने बाला साहब के विचारों के साथ समझौता करके अपने आप को इतना नीचे उतार दिया है कि कांग्रेस वाले उनको आखिरी पंक्ति में बैठा रहे। यह सब देख करके बाला साहब जी को वेदना हो रही होगी। आप कहते हैं कि आप उनके रक्तों के वारिस हैं, रक्त के आधार पर उनके वारिस हैं, लेकिन बाला साहब जी के वारिस का यह हाल हुआ क्यों? क्योंकि आपने वैचारिक समझौता, आपने हिंदुत्व से नाता जोड़ा और उस कांग्रेस से नाता जोड़ा जिसके खिलाफ बाला साहब ताउम्र स्टेटमेंट देते थे, बोलते थे। वो कहते थे कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने से पहले मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। और उस कांग्रेस के लिए क्या क्या नहीं कहते थे, वो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि मैं करूं तो आपको बीप बजाना पड़ जाएगा। उस कांग्रेस के साथ आपने हाथ मिलाया, उस कांग्रेस के दरवाजे पे आप गए जो सनातन धर्म को आतंकवादी दहशतवादी कहते, उस कांग्रेस के पास आप गए, उस राहुल गांधी के घर पे खाना खाने गए जिसने स्वतंत्र वीर सावरकर को गद्दार कहा। तो आपने अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया है। आज आप ना घर का है ना घाट का है, सिर्फ राहुल गांधी के दरवाजे पर एक भिखारी की तरह खड़े हैं। यह पूरा महाराष्ट्र को दिख रहा है। धन्यवाद।